नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। देश की राजनीति में इस वक्त जो शब्द ट्रेंड कर रहा है वो है वक्फ बोर्ड। पिछले 2 दिनों से सारी सियासी चर्चाएं इसी वक्फ बोर्ड के इर्द गिर्द हो रही हैं। तमाम मुस्लिम संगठन से लेकर अलग अलग दलों के नेता इसके फायदे और नुकसान का विश्लेषण कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़े संशोधन की बात की जा रही है और ये चर्चा तब से शुरू हुई जब 2 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। वो भी 1-2 दिन नहीं, 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है मोदी सरकार। अब सूत्रों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि इस हफ्ते किसी भी दिन सरकार ये विधेयक राज्यसभा में पेश कर सकती है। मोदी 3.0 में कड़े फैसले होने थे, जिसकी बात खुद प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे, और पहला कड़ा फैसला वक्फ बोर्ड एक्ट में बड़े बदलाव की चर्चा के तौर पर आया है। चर्चा के बीच इस कानून से संबंधित सारे स्टेक होल्डर अलग अलग राय दे रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम सांसदों की अलग राय है, जबकि AIMIM जैसी पार्टियां इसे धर्म में हस्तक्षेप बता रही हैं। सवाल पब्लिक का है कि 9 लाख एकड़ से अधिक संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड में संशोधन से दिक्कत क्या है। मैं कुछ चीजें आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखना चाहती हूं। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से अधिक जमीन है। 9 लाख एकड़ वक्फ एस्टेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि देश में वक्फ के पास 8,72,321 अचल संपत्ति है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जबकि 16,713 चल संपत्तियां यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, एसेट्स हैं। वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि अगर इसे एक साथ मिला दिया जाए तो ये कुछ छोटे राज्यों की कुल संपत्ति से भी अधिक हो जाएगा। सवाल पब्लिक का है, क्या सचमुच वक्फ बोर्ड में आम मुसलमानों की जगह पैसे और ताकतवर लोगों का जमघट है? अगर हिंदू मंदिर का खजाना सरकार के कब्जे में है तो वक्फ को इतनी आजादी क्यों? यही है आज सवाल पब्लिक का। वक्फ बोर्ड में संशोधन की मांग लंबे समय से मुस्लिम कम्युनिटी से भी उठती रही है। ये मांग आम मुस्लिम के अलावा गरीब मुस्लिम महिलाएं, तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के बच्चे और शिया और बोहरा कम्युनिटी से जुड़े लोगों की रही है, और इन सब का आरोप है कि वक्फ पर कुछ पावरफुल जमात ने कब्जा कर रखा है। सबसे बड़ा आरोप इस बात को लेकर है कि वक्फ का सही रेवेन्यू रिकॉर्ड भी नहीं है। देश में अभी एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है, और एक अनुमान के मुताबिक इनका रेवेन्यू बस 9 लाख एकड़ की जमीन का 200 करोड़ रुपए सालाना है। देश भर में वक्फ के पास करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन मौजूद है। दर्शकों, हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड 1954 में बना था। तब से 2 बार वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो चुका है। दोनों बार ये कांग्रेस के राज में हुआ था, लेकिन आरोप ये है कि मनमोहन सिंह सरकार ने अपने आखिरी समय में 2013 में वक्फ एक्ट को बहुत बड़ा संशोधन कर दिया था, जिसके बाद वक्फ की शक्तियां असीमित हो गई थी। मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताती हूं कि आज की तारीख में वक्फ की ताकत कैसी है और अब क्या-क्या बदलाव का प्रस्ताव है। वक्फ बोर्ड में अभी केंद्र और राज्य सरकार किसी की दखल नहीं है। नए बिल में संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी पड़ेगी। अभी वक्फ बोर्ड की संपत्ति से होने वाली आय की जांच हो ही नहीं सकती। नए बिल में जांच का प्रावधान है कि भैया पैसे सिर्फ 200 करोड़ क्यों आ रहे हैं, कहां लीकेज है कि नहीं है।
इस वक्त किसी भी संपत्ति पर वक्फ का कब्जा हो जाता है, मगर नए बिल के मुताबिक सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकेंगे। अभी वक्फ बोर्ड में महिलाएं अपनी नुमाइंदगी बस उनकी ना के बराबर है। नए बिल में महिलाओं की दखल का प्रावधान भी रखा जाएगा। अभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं हो सकती, मगर नए बिल के मुताबिक अपील की जा सकेगी वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट ऑफ लॉ के तहत। इसके अलावा नए बिल में और भी ऐसे कई बदलाव का खाका खींचा गया है जो वक्फ को पारदर्शी बनाए, मगर मुस्लिम संस्थाओं पर काबिज मौलवी मौलानाओं को ये बात अखर रही है। क्या कह रहे हैं, सुनिए। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ चलाया। जब से भाजपा सरकार आई है पूरी तरह एक मुसलमानों के खिलाफ एक अभियान छिड़े हुए हैं। वो वक्फ बोर्ड के मामले में ये क्या नाम मुस्लिम विरोधी अभियान का एक हिस्सा है और वो वक्फ बोर्ड को और कमजोर कर देना चाहते हैं। अभी बजट आया, बजट में किसी को कुछ नहीं मिला। महंगाई जो की तो है, बेरोजगारी है, इस पर कोई बात नहीं, बस सिर्फ मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसलिए मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि मुसलमानों अपने वक्फ को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए संवैधानिक तरीके से, जो संविधान ने हमें इजाज़त दी है उस तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराना पड़ेगा। सिर्फ मौलवी मौलाना ही नहीं, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह देखने वाले नेता भी इस बिल से बेहद खफा हैं। ओवैसी से लेकर इमरान मसूद तक सबने इस मामले में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुनिए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। अगर ये मीडिया रिपोर्ट सही है तो मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए। मुसलमानों के मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, जहां पर हिंदुत्व की ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस बोलती कि नहीं है वो, तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं और वक्फ के अधिकारों में कटौती करना चाहते हैं। आप क्यों कटौती करना चाहते हैं वक्फ के अधिकार में? वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो लोगों ने अपने, हमारे यहाँ माना जाता है कि साहब अल्लाह की राह में काम करोगे तो सवाब ज्यादा मिलेगा, इसलिए दी थी। आप उसको क्यों वो करना चाहते हो? वक्फ एक्ट में संशोधन बिल आने से पहले आपने मौलानाओं को सुना और कुछ नेताओं की बात भी सुनी, लेकिन मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखना चाहती हूं। 2 एग्जाम्पल देखिए। पहला मामला दिल्ली का है जहां पीड़ित भी मुसलमान है और दूसरा एग्जाम्पल तमिलनाडु के त्रिची के एक गांव का है जहां वक्फ ने पूरे के पूरे गांव पर दावा ठोक दिया है और एक गरीब किसान जो है अपनी जमीन नहीं बेच पा रहा अपने लोन को चुकाने के लिए, क्योंकि उस पर वक्फ ने दावा किया है। जबकि बताया यह जा रहा है कि यह गांव सैकड़ों साल पुराना है, यहां कई हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, वो भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ये दोनों केस स्टडी आपके सामने है, सुनिए। कानून ऐसा है जो सबके लिए, जिसकी जमीन है उसको मिलनी चाहिए बस। वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वक्फ बोर्ड ले। वक्फ बोर्ड में तो सारे चोर बैठते हैं जी। मैं आज बता रहा हूँ आपको, ये जमीन देखो चोरी करके बेच दी। और इससे पहले हारून यूसुफ थे, उन्होंने वो उस जमीन बेची हमारी वहाँ पर। वो जो पुराना कब्रिस्तान था उसको मिलेनियम पार्क बना दिया, इंद्रप्रस्थ पार्क बना दिया। वो सब हमारी जमीनों में, उसके सब हमारे पास कागज हैं। तो केस लड़ रहे हैं आप लोग? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम केस जमा कर सकें, केस लड़ सकें। इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टियां हैं मस्जिद और मंदिरों के आसपास, वो सब वक्फ बोर्ड ने हटिया रखी हैं। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में है और तिरुचिरापल्ली टाउन से करीब 11 किलोमीटर दूर कावेरी नदी के ओर यहाँ पे तिरुचंदुरई गांव में है और तिरुचंदुरई गांव के लोगों के लिए एक अजीब समस्या उनको सामना करना पड़ रहा है। ये क्या है आपको बताएं कि ये पूरा गांव वक्फ बोर्ड अपने अंडर
कर चुका है, ऐसा यहाँ पे एक आदेश इनको मिला था और इस कारण से यहाँ के एक व्यक्ति अपना लैंड यहाँ पे बेचना चाहते थे और वो बेच नहीं पाए। तब पता चला ये पूरा गांव वक्फ बोर्ड के नीचे आ रहा है। कि ये जो मंदिर हम खड़े हैं, चंद्रशेखर स्वामी मंदिर है, ये तिरुचि के पास तिरुचंदुरई गांव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। करीब 1300 साल पुराना मंदिर है और ये चोला एम्पायर के वक्त में ये बनाया गया था। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि सारा जो इस गांव का प्रॉपर्टी है उनके नीचे आता है और कोई भी अगर बेचना हो या खरीदना चाहता हो एनओसी लेना अनिवार्य है। उदाहरण दो ही नहीं हैं, दर्जनों हैं। कुल मिलाकर इस देश के किसी भी धार्मिक ट्रस्ट, मंदिर ट्रस्ट के पास वो ताकत नहीं जो वक्फ बोर्ड के पास है, वो भी एक आजाद देश में जहां स्वतंत्र न्यायपालिका है। वहां अगर वक्फ को ये सपना आ जाए कि फला जमीन उसकी है तो फिर वक्फ उस पर अपना दावा कर सकता है और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, जिसकी संपत्ति गई रेगुलर कोर्ट में जाकर ये भी नहीं कह सकता कि मिलॉर्ड हमारे साथ ये क्या हो रहा है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा अगर नया कानून आया तो। आपने सुना पीड़ित अपनी बात कह रहे हैं, मौलवी अपनी बात और ओवैसी, इमरान मसूद जैसे नेता अपनी बात। लेकिन इस बीच इंडिया ब्लॉक के दूसरे नेता जो मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। बीजेपी के पास हिंदू, मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। उनको देश के गरीबों की भलाई से कोई मतलब नहीं, इससे भाजपा को लेना देना नहीं है। वो केवल ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। सरकार चर्चा में ज्यादा इंटरेस्टेड लगती है मुझे। मैं जानना चाहता हूं कि जो बिल जिनके लिए लाया जा रहा है, क्या उन लोगों से बात हुई? अरे छोड़िए, उनसे नहीं बात हुई तो क्या आपके जो सहयोगी दल हैं, जेडीयू है, टीडीपी है, पासवान जी हैं, इन सब से बात हुई? हमसे बात हुई जो विपक्ष में बैठे, बिना बात किए आप मीडिया में उछाल लो। तो आज सवाल पब्लिक का यही है, वक्फ कानून में संशोधन प्रस्ताव को धर्म में हस्तक्षेप बता रहा विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहा क्या? मोदी सरकार वक्फ में वंचितों, महिलाओं का अधिकार बढ़ाना चाहती है तो दिक्कत क्या है? वक्फ एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार के कड़े फैसले की पहली किश्त है। और अगर मंदिरों के खजाने पर सरकार का कब्जा है तो वक्फ बेलगाम क्यों रहेगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर है, राजनीतिक विश्लेषक है। राजकुमार भाटी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल जा रहा है वारिस पठान साहब को, जो प्रवक्ता हैं AIMIM के। मैं पूछना चाहती हूं वारिस भाई, 9 लाख एकड़ आपके पास हैं और सवाल पूछने का अधिकार किसी को नहीं। आप मंदिरों को, 1500 साल पुराने मंदिरों को भी वक्फ बोर्ड अपना कह देती है, किसी की जमीन को वक्फ बोर्ड अपना कह सकती है और कोई इंसान कोर्ट नहीं जा सकता क्योंकि वक्फ ने जो कह दिया सो कह दिया। अब वारिस पठान साहब, मैं पूछना चाहती हूं, आप तो इतनी आस्था रखते हैं देश के संविधान पर, तो देश का संविधान ऐसा तो नहीं हो सकता कि मंदिरों के खजाने पर सरकार का दखल रहेगा लेकिन वक्फ बोर्ड को कोई कुछ नहीं कह सकता। ये कैसी इक्वालिटी है? ये कैसी समानता है? देखिए नविका जी, हमने तो पहले भी कहा था, अभी भी बोल रहा हूं कि बीजेपी एंटी मुसलमान है, एंटी मुस्लिम है।
बीजेपी आरएसएस की नीयत में ही खोट है पहले से। इनकी नीयत ये है कि हमारी जो वक्फ की ज़मीन है उसको किसी भी तरह मुसलमानों से छीन लिया जाए, इसीलिए अब ये हर दिन नई नई चीज़ लगाते हैं। इनकी नफरत का एक उदाहरण है, इनको तो हमारी नमाज से नफरत, मस्जिद से नफरत, मदरसे से नफरत, खाने पीने से नफरत, हिजाब से नफरत। अब इनको हमारी ज़मीन हजम करना है, इसके लिए नया नया अमेंडमेंट। अब वक्फ एक्ट 1995 ऑलरेडी इनटू एग्जिस्टेंस है। सन 2013 में एक अमेंडमेंट आ चुका है वक्फ एक्ट के अंदर। वक्फ के हर स्टेट के अंदर बोर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल है। अगर सुप्रीम कोर्ट तक ने यह बोल दिया है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, आप ना वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच सकते हो, ना उस पर थर्ड पार्टी राइट क्रिएट इंटरेस्ट कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर बीजेपी सरकार को ऐसा लग रहा है, जब 2022 में इन्होंने यूपी के अंदर एक नोटिफिकेशन लाया था वक्फ के सर्वे करने का, तब भी हमने आपत्ति उठाई थी, हमने ऑब्जेक्शन उठाया था कि बीजेपी की मंशा पे शक है, ये सर्वे सिर्फ एक ढकोसला है, बहाना है, इनको हमारी जमीनों को कम कर देना है वक्फ की, ये हमारा पूरा तरह। और वही हो रहा है, आज आप देख लीजिए अमेंडमेंट लाने की बात कर रहे हैं। हालांकि अब तक को ऑफिशियल तो आया नहीं, अब तो इसके माध्यम से सुन रहे हैं मीडिया के लाने वाले बिल इंट्रोड्यूस होने वाला अमेंडमेंट का, पर कोई जरूरत नहीं। अगर वक्फ के अंदर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट खत्म करने के लिए कोर्ट है, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जुडिशियल पावर भी आप अपने हाथ में ले लेंगे, वक्फ के बोर्ड को कमजोर कर देंगे, वक्फ के ट्रिब्यूनल को कमजोर कर देंगे, तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी बात जो हम मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं वो कि वुमन को वहां पे रखते नहीं वक्फ बोर्ड के अंदर, झूठ बोलते हैं। लखनऊ के अंदर जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है, उनकी जो चेयरमैन है वो महिला है, संध्या श्रीवास्तव नाम है उसका, आप चेक कर सकते हैं। तो बीजेपी स्टार्टिंग से झूठ बोलते हैं। राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का भी ये उल्लंघन है, ये संविधान का उल्लंघन है ये। और बात नंबर 3 इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर वक्फ का आपको लगता है कि लैंड माफिया ने कंट्रोल कर लिया है, कब्जा कर लिया है, ऐसा बीजेपी बोलती है हमेशा कि वक्फ का कुछ नहीं कर, तो अगर कंट्रोल कर लिया, कब्जा कर लिया, तो आप वक्फ बोर्ड को, वक्फ ट्रिब्यूनल को पावर दीजिए ना, समरी पावर दीजिए और मदद कीजिए। आपने 10 साल से क्या मदद किया कि चलिए हम आपको मदद करते हैं, खाली कर दीजिए। मगर वो ये करेंगे कि अगर समझो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एक एग्जांपल सुनिए, 10 सेकंड में पावर ऑटोनोमस बॉडी है वक्फ, ऑटोनोमस बॉडी है, उसका क्यों आप पावर छीनना चाहते हो? क्या उसको अधिकार नहीं है? अगर कुछ वक्फ में प्रॉब्लम है तो वक्फ उसको डिस्प्यूट को सेटल करता है, किसी को तकलीफ है तो जाइए हायर कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है ना। मगर आपको नहीं, आपको नियत क्या है आपकी? 30 एकड़ समझो वक्फ की जगह, एग्जांपल दे रहा हूं, नियत में किसकी खोट है ये तो मामला जो है डिबेट का है। लेकिन शहजाद पूनावाला वारिस पठान भाई का कहना है कि आपको मुसलमानों से नफरत है, और ये बात किसे कह रहे हैं? शहजाद पूनावाला को, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं पर है मुसलमान। देखिए नाविका जी, वारिस भाई, ओवैसी भाई, अरे वो मुसलमान नाम क्या है? प्रैक्टिस तो सनातन रिलीजन करते हैं वो बीजेपी में। सारा सर्टिफिकेट आप ही दे दीजिएगा वारिस भाई, आपको अथॉरिटी बना दिया है अल्लाह ने। अब मैं अपनी बात कह दूं, या अगर आप मेरे भी बातों पे वक्फ की तरह कब्जा करना चाहते हैं, कम से कम मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए, मैं तो मुसलमान हूं। अब सुन लीजिए कान खोल के, मैंने 2 मिनट तक आपकी बातें सुनी है। देखिए, सबसे पहले अभी वारिस भाई ने क्या बोला, मैंने ऑफिशियल ड्राफ्ट देखा नहीं है, ना ओवैसी जी ने देखा है, पर बच्चा पैदा होने से पहले उनका मुंडन करवाने की कला अगर किसी में है तो इन लोगों में ही है। ये सीएए में मुस्लिम की नागरिकता चली जाएगी, दंगे करवा दिए देश में। सीएए आया, किस मुस्लिम की नागरिकता गई जरा पूछिए। अब बोल रहे जमीन छिन जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ, वक्फ जो है वो एक लैंड ग्रैबिंग का टूल बन गया है अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में। कैसे कि जिस प्रकार से अभी संविधान की बात कर रहे थे, हिंदुओं में है क्या कि हिंदू कह दे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, फिर आप प्रूव करते रहो कि ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है। क्रिश्चियन में है क्या, पारसी में है क्या? केवल मुस्लिम के पास वक्फ में ऐसी प्रोविजन है सेक्शन 3, 80, 40, 86 में कि अगर वो कह दे कि टाइम्स नाउ की बिल्डिंग वक्फ प्रॉपर्टी है, तो टाइम्स नाउ को खड़े होकर प्रूव करना पड़ेगा कि ये नहीं है, और टाइम्स नाउ को कहां जाना पड़ेगा? वक्फ के ट्राइब्यूनल में। वाह भाई वाह, ये संविधान बचाव है इनका। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए, 3 लाख प्रॉपर्टी थी, आज 8.5 लाख हो गई। 4 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी थी, 9 लाख एकड़ हो गई, और उसमें से इनकम कितनी है? 200 करोड़ से कम। मतलब कि लैंड ग्रैबर्स ने, माफिया ने मिलकर और कुछ मुस्लिम परिवारों ने राजनीतिक आकाओं के साथ मिलकर इसकी पूरी जमीन खींच ली, पूरे पैसे खींच लिए, और गरीब मुसलमान को कुछ नहीं मिला। तो ये तो आज उनके फेवर में है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिली गजट में 2016 में लिखा है कि प्लंडर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज इज टेकिंग प्लेस। हसनैन ऑफिसर, IAS ऑफिसर ने लिखा है कि किस प्रकार से इसकी मैनेजमेंट में सुधार आनी चाहिए। सच्चर
कमेटी रिपोर्ट, 9th जेपीसी रिपोर्ट जिसके अध्यक्ष थे के रहमान खान साहब, उन्होंने कहा डिजिटाइजेशन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, ये तो मुसलमानों ने कहा है। आज मेरा केवल 2 या 3 पॉइंट पे सवाल है। अब देखिए वारिस भाई, एक क्लेम वक्फ बोर्ड ने किया था कि ताजमहल जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप बैठे होंगे तो शाहजहां वाला सिग्नेचर वाला डॉक्यूमेंट बता दो कि उन्होंने वक्फ करके गए थे या मुमताज जी के लिए छोड़ के गए थे। दूसरी बात, अरे भाई ये कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर हमारा है, भोजशाला हमारा है, मतलब जहां आंखें पड़ी नहीं वहां पर कब्जा करने की जो मानसिकता है, ये लैंड जिहाद नहीं चल सकता। परंतु दूसरी ओर ये मुसलमानों के ही बेनिफिट का है, क्योंकि कुछ मुसलमान जो ग्रैबिंग करते हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, उनका अवसर खत्म हो जाएगा और जो आम मुसलमान है उसको बेनिफिट मिलेगा। क्या आप लैंड ग्रैबर के साथ है या मुसलमान के साथ? बिल्कुल। ये अगर महिलाओं को, गरीबों को अगर कोई सशक्तिकरण करता है तो अच्छा प्रावधान है, इसे पहले से क्यों नकारा जा रहा है, ये सवाल मैं पूछना चाहती हूँ राजकुमार भाटी जी से। और भाटी जी, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको त्रिची का दिखाया था जहां 1500 साल पुराना वाला जो मंदिर है वो कह रहे हैं कि वक्फ के लैंड पर बना हुआ है। सिर्फ मंदिर की बात नहीं है, अब हरियाणा के यमुनानगर में आ जाइए, वहां गुरुद्वारा वक्फ के लैंड पर है, तो गुरुद्वारा भी इनका हो गया, मंदिर भी इनका हो गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो सूरत में जो नगर निगम का ऑफिस जहां से चलता है वो भी वक्फ लैंड का है, ताजमहल तो इनका है ही है। अब हर चीज इनकी है, जहां नजर डालेंगे ये इनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी और आप छू भी नहीं कर सकते। सवाल इस बात का है कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो और अकाउंट्स की जांच क्यों नहीं हो, क्योंकि मंदिरों के ट्रस्ट तो सारे सरकार चलाती है, वहां तो जांच होती है, इनको नहीं कराना। और सवाल यह है कि ये हक जो इनका है वो और किसी धर्म का नहीं है, ना हिंदू का है, ना सिख का है, ना पारसी का है, ना जैन का है। सिर्फ एक कम्युनिटी को इस तरह की असमानता से कैसे देखा जा सकता है? इक्वालिटी है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, शहजाद भाई ने अपनी बात इस वाक्य के साथ समाप्त की कि हम तो उनके हित में ये कदम उठा रही है सरकार, तो यानी कि वक्फ के हित में और मुस्लिम समाज के हित में। और आपके भी लगभग भावना यही है कि अगर सुधार जो है अच्छाई के लिए हो रहा है तो विरोध क्यों हो रहा है? तो ये कैसा सुधार है जिनके लिए किया जा रहा है उन्हें विश्वास नहीं है। माननीय मोदी जी एक नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनके इस नारे पर किसी को विश्वास नहीं है। एससी आरक्षण में छेड़छाड़ की जाती है तो एससी उन पर विश्वास नहीं करता। ओबीसी की मांग है कि जाति जनगणना कराई जाए, ओबीसी उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। किसानों के लिए बिल लेके आते हैं, यही कह के लेके आते हैं कि हम किसान के हित के लिए लेके आ रहे हैं। किसान 13 महीने तक इतना बड़ा आंदोलन होता है कि इतिहास में कभी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। अभी नजूल भूमि पे कुछ लेके आ रहे थे, यूपी में एक्ट लेके आ रहे थे, विधानसभा से पास भी करा लिया, उसमें इनकी पार्टी में बगावत होगी, इनकी पार्टी में फूट पड़ गई, इनके सहयोगी विरोध करते हैं। ये कौन सा हित आप साध रहे हो? जिस हित पे, जिसके लिए हित कह रहे हो आप, उसे ही विश्वास नहीं है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी, ये बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान से नफरत है, मुसलमान के खिलाफ वो काम करना चाहती है, इसलिए मुस्लिम प्रॉपर्टी पे उसकी नजर है। ये भूमाफिया की तरह सरकार काम कर रही है। इनकी नजर जो 9 लाख एकड़ आप बता रहे हो उस जमीन पर है। ये उस जमीन को ये इनके प्रकार किसी न किसी तरह हथियाना चाहते हैं। और ये इसलिए, अगर आपने कुछ उदाहरण दिए कि वहां पर विवाद है, वहां पर विवाद है, प्रॉपर्टी पे विवाद 2, 4, 10 हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, लेकिन उन विवादों को सुलझाने के लिए हमारे पास न्यायिक सिस्टम भी तो है। क्या कोई ऐसा कह सकता है जैसा आप पेश कर रही हैं कि अगर वक्फ कह दे कि ये प्रॉपर्टी हमारी तो उसी की हो जाएगी? ऐसा कैसे संभव है? बल्कि उल्टा वक्फ की जगह शिकायत है कि हमारी जमीनों पर 18 गांव है तमिलनाडु में, त्रिची के आसपास, जिस पर वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अगर मोदी सरकार कुछ उठाए तो उन्हें नफरत है, और अगर ये रेजिस्ट करें तो वो तुष्टिकरण नहीं है क्या? क्योंकि 1995 में पहली बार जब ये एक्ट लाया गया तो बाबरी मस्जिद के ढांचे के ढहने के बाद, 2013 में जब इसको असीमित राइट्स दिए गए वक्फ बोर्ड को, तो तब चुनाव नजदीक थे, वोट बैंक की राजनीति हो रही। ये सवाल बाकी विपक्षी पार्टियों से क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए हर्षवर्धन त्रिपाठी? और 9 लाख एकड़ की जब लैंड हो तो
पूरे डिफेंस फोर्सेस और रेलवेज के अलावा सबसे ज्यादा भू माफिया जिनकी ये बात करें, वो भू माफिया कौन हो सकती है जिसके बाद सबसे ज्यादा लैंड है? वो तो वक्फ बोर्ड ही कहलाई जा सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लैंड तीसरे नंबर पर उन्हीं के पास है। ये बात क्यों नहीं नजर आ रही ना वारिस भाई को ना भाटी जी को? और भाटी जी कहते हैं कि मेरे हर भावनाओं को वो समझते हैं। मेरी माँ मुझे इतना नहीं समझती होगी जितना भाटी जी मेरी भावनाओं को समझते हैं, लेकिन मैं अपनी भावनाओं का खुद ख्याल रख लूंगी। भाटी जी, आप कम से कम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जवाब। तो आपके शब्दों से आपकी भावना को समझ रहा हूं, जो शब्द आपने प्रकट किए। नविका जी, सबसे पहले तो ये सवाल उठना चाहिए कि अगर कोई सरकार है तो वो किस लिए चुनी जाती है? जो लोग हार जाएं वो तय करेंगे कि नियम कानून शर्तें कैसे बनेंगी। ये जो तानाशाही मानसिकता है ये खतरनाक है। आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि कैसे नियम कानून बनेंगे। यानी अभी जो ड्राफ्ट आया नहीं, आप उसको पहले से ही कह रहे हैं। क्या 3 तलाक पर कोई भी एक व्यक्ति कोई ढंग का कोई तर्क दे पाया? कुतर्क के पहाड़ पर बैठे हुए लोग कुछ भी बोलते रहे। क्या 370 हटाया जाना है उस पर कोई दे पाया? नहीं दे पाया। लेकिन इस देश में जो कमजोर नेता थे, डरपोक नेता थे, उन्होंने जब कोई आपदा आई तो उसमें तुष्टीकरण किया। 1955 में नेहरू जी से लेकर और 2013 तक यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह, बीच में 1995 में पीवी नरसिम्हा राव। ये बड़ा सीधा सा था कि एक वर्ग को इस तरह से तैयार करो। और देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस देश के नेता क्यों नहीं समझ रहे हैं। रहना हम सबको भारत में ही है। अगर इस तरह की आक्रामक मानसिकता को आप जन्म दे रहे हैं, कोई 8-8.5 लाख एकड़ जमीन का कोई एक संयोजन करने वाला वक्फ बोर्ड है जिसमें 30-32 अलग अलग राज्यों में है, डिफेंस और रेलवे, इतनी ट्रेन चलती है, इतना स्टेशन है, कैंट बोर्ड है, आयुध निर्माण फैक्ट्री है, पता नहीं क्या क्या चीजें। ये मस्जिद और कब्रिस्तान के अलावा करते क्या है? और अगर सिर्फ इतना भर है तो उसके लिए इस तरह के असीमित अधिकार की आवश्यकता क्या है? क्या ताजमहल से लेकर किसी तमिलनाडु के गांव में उसके लिए जरूरत होती? और जो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाना चाहिए, ये कुछ लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनको तकलीफ होती है। जब जमींदारी प्रथा उन्मूलन हो रही थी तो भी वही लोग नाराज थे। जब राजे रजवाड़ों का अधिकार छीन रहा था, वो कोई सब मुसलमान राजा थोड़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो प्रीवी पर्स तब भी नाराज थे। सवाल ये है कि इतने जमींदार, इतने बड़े वक्फ बोर्ड के बावजूद क्यों देश का मुसलमान सबसे नीचे है? उसकी लाइफस्टाइल, उसका जीवन स्तर, उसको मिलने वाली सुविधाएं, क्या किसी इन पार्टियों ने कभी उसकी बात की? और इसके बाद अगर नरेंद्र मोदी की सरकार कोई कानून ला रही होगी, संशोधन की बात है, बेहतरी की बात है, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो कह दिए, लेकिन ना, शुरू यहां से होगा कि मुस्लिमों से घृणा करते हैं, विरोध करते हैं। ये जो मानसिकता उपजाई जा रही है ये खतरनाक है। हम दुनिया में जिस स्थिति में बैठे हुए हैं उसमें इस तरह की बात करना ये डराता भी है और जहर फैलाने जैसा दिखता है। तहसीन पूनावाला, बात बहुत मूल और बात बहुत पते की कही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने, और यह कहा कि अगर वक्फ बोर्ड के पास तीसरे नंबर पर 18 लाख एकड़ अगर डिफेंस फोर्सेस के पास है, 12 लाख एकड़ रेलवेज के पास है, तो 9.5 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन मुसलमान, जो आम मुसलमान है, उसके लाइफ का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आप देखिए, उसका स्तर आप देखिए। अगर यही वक्फ बोर्ड के जो राइट्स हैं, इसको कन्वर्ट इस तरह किया जाए कि आम मुसलमान की बेहतरी के लिए काम हो, तो दिक्कत क्या है? नमस्कार नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का दोबारा से मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता ने बोले कि जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसकी मुंडन की तैयारी हो रही है। जो बिल पास ही नहीं हुआ उस पर हम डिबेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस बिल के प्रावधान ना आप जानते, ना मैं जानता, ना भाजपा के प्रवक्ता जानते, ना कोई और जानता है। लेकिन उस पर चर्चा इसलिए हो रही है, सरकार ने भी इसे इसलिए लीक करवाया
मैं बहुत जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। सरकार ने भी इसलिए इसको लीक करवाया ताकि हिंदू मुसलमान हो। ये मुस्लिम विरोधी सरकार है, सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं, एससी विरोधी, हर विरोधी सरकार, ये भारत विरोधी सरकार है, लेकिन इनका एजेंडा चलता है हिंदू मुसलमान एजेंडा पे। मैं 2 या 3 सवाल से अपनी बात को समाप्त करता हूं। ये वक्फ बोर्ड की जितने भी स्टेट बोर्ड है उसके मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट ना। अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट तो भाजपा की है, वही करते ना अपॉइंटमेंट। ये ट्राइब्यूनल्स में कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट्स, फिर से भाजपा के लोग हैं। जो भाजपा अपॉइंट करती है उस पर भाजपा ऑब्जेक्शन लेती है, उस पर भाजपा कह रही है फ्रॉड हो रहा है, उस पर भाजपा कह रही है मैं आपको बचाना चाहती हूं। बहुत अच्छा, कीजिए। 10 साल से क्या कर रहे थे? और अगर आप जेन्युइनली इस पर डिस्कशन करना चाहते, क्यों ना आपने इस एक्ट को आपने पहले रिलीज किया, नाविका जी को ऑफिशियल एक्ट दिया, ताकि इस पर वारिस भाई पढ़कर आए, शहजाद पढ़कर आए, तहसीन पढ़कर आए और एक इन्फॉर्म डिबेट। पर आप भी तो बिना पढ़े कह रहे हैं कि ये कम्युनल एजेंडा है, क्यों करना चाह रहे हैं? बिना पढ़े कम्युनल एजेंडा आप क्यों कह रहे हैं? ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई। नाविका जी आप हर्षवर्धन जी के बीच में नहीं बोले। नाविका जी, आप मेरी बात समाप्त होने दीजिए, लास्ट लाइन है। हर्षवर्धन जी के बीच में नहीं बोले, शहजाद जी के बीच में नहीं, हो गए थे इसलिए बोली। लास्ट लाइन बाकी प्लीज। पूरे 60 सेकंड कुछ नहीं बोली। अरे बाकी लोग तो 2-2 मिनट बोले, कोई बात नहीं, आप मैं नेक्स्ट चांस में बोलूंगा, कोई नहीं, हो गए समय तो मैं बाद में बोलूंगा। अरे जैसा हमारी जमीन भी ली जा रही है, हमारा समय भी लिया जाएगा, कोई बात नहीं। मैं जवाब दे देता हूं। नाविका जी एक एक करके। पहले तो भाटी जी ने कहा कि नाविका की वो भावनाओं को समझते। भाटी जी, अच्छी बात है, यहां पर नार्को टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो 12 साल की बच्ची के लिए आपके नेता कह रहे नार्को टेस्ट करना पड़ेगा ताकि उसकी भावनाओं पर और उसकी बातों पर यकीन कर सके। तो मुझे लगता है नाविका जी आप बच गए कि यहाँ पे आपकी नार्को टेस्ट और डीएनए टेस्ट की बात नहीं की भाटी जी ने। और भाटी जी ने अजब तर्क दिया। उन्होंने बोला कि भाई देखिए, मुस्लिम समाज ही भरोसा नहीं कर रहा शहजाद की बातों का, बीजेपी की बातों का। भाई ये तो अंतर है हम में और आप में कि मुस्लिम आपके हिसाब से हमें वोट नहीं देते, फिर भी हम उनके हित के लिए काम करते हैं। और जिस पीडीए ने आपको भर भर के वोट दिया, आज जब वोट बैंक की बात आई तो मोईद खान को छाती पर बैठा के रखा है और वो 12 साल की निषाद बच्ची को भूल गए आप लोग। यही पीडीए को धोखा देना होता है। ये आप में और मुझ में फर्क है। तीसरी बात, संविधान लेकर बहुत घूमते थे राहुल गांधी। तो मेरा एक सवाल है आपसे, टेंपल के ट्रस्ट तो, हर्षवर्धन जी सुनिए, टेंपल के ट्रस्ट तो सरकार ही चलाएगी, पैसा सरकार लेगी और खर्च सभी पे करेगी, केवल हिंदुओं पर नहीं। परंतु वक्फ के पूरे सिस्टम में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। ट्रांसपेरेंसी जो मुसलमान चाह रहे थे मुस्लिम रिपोर्ट में, वो भी ना हो। ये इनके सेकुलरिज्म का और संवैधानिक प्रक्रियाओं का एक नमूना है। और तहसीन की बातों पर एससी विरोधी। तहसीन पूनावाला जी, आज कर्नाटका में एक दलित एसआई ने आत्महत्या की क्योंकि वहां के मंत्री ने उससे ब्राइबरी का इनके नाम पर पैसे लिए। कितने स्टेटमेंट दिए राहुल गांधी ने? 68 दलित मारे गए तमिलनाडु में, कितने स्टेटमेंट दिए राहुल गांधी ने? कर्नाटका में 14,000 करोड़ एससी एसटी के खा गए, कितने स्टेटमेंट दिए राहुल गांधी ने? और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, उन्होंने कहा कि हमें बिल दे देते तो हम पहले पढ़ के आ जाते। बिल पढ़े बिना आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं। 2013-14 में जब 123 प्रॉपर्टी हर्षवर्धन जी जो मेन दिल्ली की प्रॉपर्टी दे दी थी, तब किसको पढ़कर किसको पूछकर किया था भाई? दिल्ली की मेन प्रॉपर्टी, यहां तक कि जेपी हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी, इंडिया गेट की प्रॉपर्टी, पता नहीं। बिल्कुल, बहुत सही सवाल, बहुत सही सवाल उठाया। पहले भाटी जी का हाथ उठा था, पहले भाटी जी, फिर तहसीन जी आपके पास आ रही हूँ। भाटी जी, पहले मेरा हाथ उठा था। अरे बाप रे, वारिस भाई आपके पास भी आ रही हूँ। शहजाद भाई ने विषय चेंज कर ही दिया है। कैसे चेंज किया? पीडीए अगर शहजाद भाई ने विषय चेंज कर ही दिया, वैसे तो जिस विषय पर चर्चा थी उसी पर रुकना चाहिए था। शहजाद भाई बोल लूं क्या मैं? अगर आप बच्ची के लिए इजाजत दें तो बोल लूं। सरकार है भैया, आपकी डरना अच्छा, पड़ता बोलने दीजिए जी। भाटी साहब, वो कह चुके हैं, आप दोबारा तिबारा कहोगे उन बातों को, उनका कोई अर्थ नहीं है। कब हटाएंगे? अगर इन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया ही है, अगर ये कानून व्यवस्था पे और रेप पे ले आए मुद्दे को, तो क्या भारतीय जनता पार्टी खासतौर से उत्तर प्रदेश में ये नहीं कर रही है? सबको दिखाई नहीं दे रहा है कि अपराध नियंत्रण के नाम पर अगर अपराधी मुसलमान होता है तो 24 घंटे में उसकी प्रॉपर्टी पे बुलडोजर लग जाता है, गिरा दिया जाता है। और उसी केस में, ऐसे ही अपराध में, उससे भी जघन्य अपराध में, अगर अपराधी दूसरे समाज के होते हैं, दूसरे धर्म के होते हैं, तो मौन बैठी रहती है सरकार, पुलिस मौन बैठी रहती है। चलिए, बीएचयू में क्या हुआ? आपको बच्ची, आपको बच्ची नहीं दिख रही, आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान दिख रहा है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन भाटी जी, वक्फ बोर्ड पर वापस आ जाते हैं। ढाल ना बने। नहीं, मुझे 2 वाक्य बोलने दें आप। मैं 2 वाक्य बोलने दें मुझे। नाविका जी,
BHU में कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद चौहान रेपिस्ट होते हैं, इसलिए बीजेपी उन्हें बचाती है और वो मध्य प्रदेश में जाकर बीजेपी का प्रचार करते हैं। चुनाव में 1 महीने तक अरेस्टिंग नहीं होती। और अभी एक नया केस हुआ बहराइच में, अरुण ने सीबा खान लड़की का सिर काट दिया। नहीं, मुद्दा भटकाने की जरूरत नहीं है, मुद्दा भटकाने की जरूरत नहीं है। नहीं, भाटी जी, मैं आपको मुद्दा नहीं भटकाने दूंगी, वो डिबेट किसी और दिन। आपने अपना पॉइंट कह दिया है, बोल दिया है, लेकिन अगर आपको वक्फ बोर्ड एक्ट पर कुछ नहीं कहना तो मैं वारिस भाई, जो बहुत इस वक्त उत्तेजित है, वारिस भाई अगर वारिस भाई 9.5 लाख एकड़ लैंड है और 200 करोड़ निकलते हैं, जिससे किसी मुसलमान का भला हो ही नहीं सकता, उनकी लाइफ में कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, गरीबों के साथ न्याय हो ही नहीं सकता, तो भैया आपको भी कहना चाहिए कि भाई कुछ करो, इतना सारा लैंड है तो इससे ज्यादा पैसे आने चाहिए। लेकिन ये आप नहीं कहेंगे, क्योंकि हर चीज आपके लिए सांप्रदायिक। नविका जी 2-3 बातें नहीं, नविका जी 2-3 बातें मैं बोलना चाहूंगा। 9.5 लाख एकड़ है, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला के उसके और बरकत हो, उसमें और बड़े वो। ये तो हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नीयत से वक्फ किया है जमीनें, जिसके ऊपर काफी सारी मस्जिदें बनी है, मदरसे बने, कब्रिस्तान बने। ये हमारे यतीमों का, हमारे विधवाओं का ये अधिकार है। मगर यही तो आ रहा है ना इनकी नजर में, इसलिए मैं बोल रहा हूं इनकी नीयत में खोट है, क्योंकि इनकी नीयत है कि किसी भी तरह इनकी वक्फ की जो जमीन है इसको कम कर दिया जाए, इसलिए अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। अब शहजाद पूनावाला ने बोल दिया, अरे किसी की भी चीज को बना देते हैं वक्फ। भाई साहब पहले जरा पढ़ के आओ, शहजाद पूनावाला साहब, कानून पढ़ो, वक्फ का एक्ट पढ़ो, फिर समझ में आएगा। कोई इंसान जब किसी चीज को वक्फ करता है ना, खुद की चीज होना चाहिए पहले, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब कुछ होता है, गवर्नमेंट में बाकायदा नोटिफिकेशन निकलता है, एक गैजेट आता है और उसके बाद डिक्लेयर होता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। और काफी 8 लाख से ज्यादा हेडक्वार्टर को कैसे कर दिया के पास रजिस्टर्ड ताजमहल को कैसे वक्फ कर दिया? तो आप क्यों ध्यान, ताजमहल को कैसे वक्फ कर दिया? अरे बाबरी की जो थी वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो आप मथुरा की बात कर रहे हैं वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो पूरा गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर, हम तो यही तो बोल रहे हैं ना कि आप मुसलमान के हित की बात नहीं कर रहे हो। देखो अच्छी बात नहीं है, आप लोग बोल रहे थे, मैं कितना खामोशी के साथ सुन रहा था, मुझे पता था कि आप लोगों के पास तर्क नहीं है। मैं जब तर्क की बात करूंगा आप बीच में उत्तेजित होकर बोलेंगे। अयोध्या की पूरी जमीन सुनिए, अरे सुनिए मेरे भाई, नहीं भाटी जी एग्री करते कि नहीं? अरे सुनिए, बात को पलटा क्यों रहे हो, यहाँ भटका क्यों रहे हो? सुनो शहजाद पूनावाला साहब, आपने क्या कहा कि किसी ने वक्फ का एक्ट नहीं पढ़ा, आपने देखा है क्या? तो फिर नाविका कुमार को बोलिए कि आप डिबेट क्यों कर रही है उसके ऊपर? नहीं, पोलराइज करने, मेरे को बोलने दो। नहीं शहजाद, मुझे बोलने दो, फिर मैं आपके ऊपर आऊंगा। देखिए, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, हमारे लिए तो सब बराबर। आपने कहा मुसलमानों के हित के लिए कर रहे हैं। अरे कौन से मुसलमान स्टेक होल्डर्स को आपने कॉन्फिडेंस में लिया था? चलिए बताइए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो आपत्ति उठा रहा है, दूसरे मुसलमान की जितनी भी संस्था है सब उस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। हाँ, कुछ है हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं, मैं बताता हूँ किसको कंसल्ट किया। बीजेपी के RSS के एजेंट बन के मुसलमानों का चोला मुझे जवाब देने का 20 सेकंड का अवसर दीजिए। आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, स्पेसिफिक जवाब लीजिए। कर देंगे क्या? सुन लीजिए, देश का नाविका मैं स्पेसिफिक जवाब देना चाहता हूँ, आपकी अनुमति से स्पेसिफिक जवाब जाना चाहिए जनता के बीच में। नाविका जी आपकी अनुमति हो तो मैं अपना 20 सेकंड में जवाब दे दूं। नाविका मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ वारिस भाई, 2009 तक आपके पास 4 लाख एकड़ तक की जमीन थी, जिसमें 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। और अगर इसको देखें तो अगले 13 सालों में पता कितनी लाख एकड़ हो गई? 8,72,000। कितने साल में? 10 सालों में। और बरकत तो प्रॉपर्टियों में वक्फ किया डबल हो जाती है 10 सालों में। क्या होता है? स्पेसिफिक सवाल को एड्रेस करने का मौका दीजिए। वारिस भाई आपको भी रुकना पड़ेगा, आपने मुझे बोला मैं रुक गया। सुन लीजिए वारिस भाई, ऐसे नहीं चलता डिबेट, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ। सवाल पब्लिक के भी बहुत आ रहे हैं, बहुत से सवाल है। एक एक करके मैं जवाब देना चाहता हूँ। सुनिए, इन्होंने कहा कि किसको कंसल्ट किया। अरे भाई थोड़ा सा तो कोऑपरेट करिए डिबेट में कभी। किसको कंसल्ट किया? आपने बताया कि कुछ मुसलमानों को। 20 सेकंड लूंगा ना, क्यों इतना धड़पड़ कर रहे हैं? 13/7/2023 को जनरल पब्लिक को, जिसमें मुसलमान थे, 21/7/2023 को दिल्ली के लोगों को
24/7/2023 को स्टेट वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स को लखनऊ में, 20/7/2023 को स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स और सीईओ वक्फ बोर्ड को, फिर 7/11/2023 में दिल्ली में फिर से इस प्रकार के लोगों को, वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए लोगों को, सबको कंसल्ट किया, ज्यादातर मुसलमानों को। बताइए वारिस भाई, आप सुनने को तैयार नहीं है? भाई सबको तो कंसल्ट किया है, अब क्या दिक्कत है? प्रॉपर्टी को बचाने के लिए नहीं, आप क्या दिक्कत है? सबको तो कंसल्ट किया है, अब आपका ये भी ऑब्जेक्शन ओवररूल हो गया। लेकिन शिशिर घाट पांडे का भोपाल से सवाल है, अगर हिंदू मंदिर की भूमि पर किसी का मालिकाना हक नहीं है तो वक्फ के लिए अलग नियम क्यों हो? रामकुमार शर्मा का करनाल हरियाणा से सवाल है, एक देश में अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? अगर मंदिरों को सरकार कंट्रोल करती है तो वक्फ को क्यों नहीं? मिथिलेश सिन्हा का दरभंगा से सवाल है, कल को वक्फ बोर्ड वारिस जी की जमीन पर अपना अधिकार बताने लगे तो वो क्या करेंगे? ऐसे तो वक्फ बोर्ड पूरे देश की संपत्ति को अपना बताने लगेगा। महेंद्र हरित का कैथल हरियाणा से सवाल है, जब सबका फाइनेंशियल ऑडिट होता है तो वक्फ बोर्ड का ऑडिट क्यों नहीं? वारिस पठान, मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फाइनेंशियल ऑडिट क्यों नहीं? अरे सब झूठ बोलते हैं। पूरा हर स्टेट में वक्फ के बोर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट वक्फ के मेंबर अपॉइंट करती है, वहां पे ट्रिब्यूनल है, हर चीज का हिसाब किताब होता है, हर चीज रजिस्टर्ड है। इनके झूठ के वजह से तो आज देश बर्बादी के हिसाब किताब ऑडिट होते हैं, हाँ या ना? झूठ फैलाना, हाँ या ना? उसके सिवा है क्या बीजेपी के पास? किसको थ्रू आया ये बिल? अरे बिल किसके थ्रू आया पहले बताइए। आपके पास बिल है क्या नविका जी? सब मीडिया लग गया। मुसलमानों को आपका कोई तहसीन पूनावाला, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट पर क्या ऑब्जेक्शन है, ये बता दीजिए। किसी भी तरह मुसलमानों के खिलाफ कहाँ है, पहले देख तो लीजिए। नाविका जी अगर मैं 2 या 3 चीज बता दूं। सबसे पहले एक बार मेरा सवाल पर जरूर जवाब दे दीजिएगा, ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल ऑडिट। मैं उसका जवाब दे रहा हूं नाविका जी, प्लीज ऐसे नहीं। नाविका जी प्लीज, मैं उसका भी जवाब दे रहा हूं प्लीज। मैं अपना पॉइंट रखना चाहता था, आपने मुझे प्रॉमिस किया था मैं रख सकता हूं। मुझे बहुत जरूरी है आपके सवाल, आपके दर्शक ने पूछा, आपने नहीं बताया था। डिबेट में आपको मेरे सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा। मैंने सिर्फ यही याद कराया आपको, बोलिए। मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं जो आपके गेस्ट ने उठाया। मैं इंतजार, जो आपके गेस्ट ने उठाया उसी का उत्तर दे रहा हूं, प्लीज मुझे देने के उत्तर दे। थैंक यू नाविका जी। सबसे पहली बात कि मंदिरों पर अगर सरकार का कंट्रोल है तो क्यों नहीं, तो वक्फ बोर्ड पर क्यों नहीं होना चाहिए? एक वक्फ बोर्ड पर सरकार का ही कंट्रोल है, लेकिन मंदिरों को आजाद क्यों नहीं कर रही है सरकार 10 साल से? ये सवाल है, उनका एजेंडा था ही नहीं था। हम तो कह रहे मंदिरों को भी फ्री कीजिए, अपना एजेंडा नहीं, उल्टा दूसरों की प्रॉपर्टी लेना चाहती है। अब दूसरा सवाल आपने ऑडिट का पूछा, उसका भी जवाब दे देता हूं। ये सारे इनकम टैक्स एक्ट में आते तो कौन इसको ऑडिट करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहते हो कि इन पे टैक्स हो या ना हो, ये इसके रिटर्न्स फाइल होते हैं। कहां से ये बातें आ रही कि नहीं होती ऑडिट? मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि वक्फ बोर्ड इनकम टैक्स भरता है, और मुझे यह भी नहीं पता था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सब कंपनियों का ऑडिट भी करता है? और क्या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस टैक्स देती हैं? ये जरा समझा दीजिए। नया टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स देती है। कतई बिल्कुल नहीं करते हैं। कोई किसी तरह की कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए, कोई नहीं कराता है। अगर एक कोई उदाहरण अभी तहसीन भाई बता दें तो हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन होगा। आप तो न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में भी वहां प्रैक्टिस करते हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो बताइए जरा, एक मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये तो लंबे समय की लड़ाई है। कोई भी अपना ऑडिट नहीं कराता है, कोई भी अपने इनकम टैक्स का हिसाब किताब नहीं देता है। आप बताइए, आपकी जानकारी में कोई एक हो तो अच्छा होगा, हम लोगों को पता चल जाएगा। ये रजिस्टर्ड लॉयर नहीं है, रजिस्टर्ड पैनलिस्ट है। मैं जवाब दे देता हूं। वक्फ बोर्ड सेक्शन 47, मैं जवाब दे देता हूं। वक्फ बोर्ड सेक्शन 47 ऑफ द 1995 वक्फ एक्ट से ऑडिट होता है। अरे वो नहीं फॉलो करते, उसकी रिपोर्ट तहसीन भाई, मैं यही तो कह रहा हूं कि आप जरा एक आध का बता दीजिए ना। वारिस भाई तो आप एक आध रिपोर्ट लेटेस्ट दे दीजिए कि हर साल मार्च 31, 2024 को फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, ऑडिट रिपोर्ट दिलवा दीजिए। हम मांग करना बंद कर देंगे, संशोधन पे हम आपके साथ हो जाएंगे कि नहीं होना चाहिए, तो ऑडिट कराते हैं।
बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन विनय जायसवाल का रांची से सवाल है, कल को तो वारिस पठान भाई ये भी बोल देंगे कि चांद सूरज वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो ये मान लिया जाएगा क्या? नरेश चौहान का नीम राणा से राजस्थान से सवाल है, जमीन पर जिस व्यक्ति का मालिकाना हक है वो हक उस संबंधित व्यक्ति को ही मिले, यही बात भारत का कानून और संविधान भी कहता है। अगर वक्फ एक्ट में ऐसे संशोधन होते हैं तो गलत क्या है वारिस भाई, बता दीजिए। सूरज पे कब्जा करना है, सूरज पर और चांद पर कब्जा करने की नीयत जो है ना बीजेपी आरएसएस की, उसमें खोट है। संशोधन करके लोग वक्फ की जमीन हथियाना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर पता चलेगा कि 30 एकड़ की वक्फ की जमीन है, उसमें बोलेंगे 10 एकड़ कब्रिस्तान है, बाकी जो 20 एकड़ बचा है वो हम ले लेते हैं। क्यों देंगे भाई? वक्फ की जमीन है, हमारे बेवाओं का, मजलूमों का, यतीम बच्चों का अधिकार है। 200 करोड़ की इनकम है, चैरिटी के तौर कितने यतीम बच्चों को आपने पाल लिया? वाले पर रहम करोगे, ऊपर वाला तुम पे रहम करेगा, सबने दिया है। अरे लेकिन वक्फ में इसको इंटरफेयर करने की जरूरत क्या है? अगर कोई डिस्प्यूट है तो कोर्ट है ना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कौन रोकता है मोदी को जाने से? नहीं, बस बिल्कुल समय नहीं है, लास्ट 10 सेकेंड। कई हजारों करोड़ की वक्फ की प्रॉपर्टी, भाई प्लीज वारिस भाई डाउन, आप अपनी बात। हजारों करोड़ों की वक्फ की प्रॉपर्टी सस्ते दामों पर कमर्शियल चीजों के लिए दी गई है, मतलब मुसलमान को, यतीमों को बेनिफिट नहीं। और राजकुमार भाटी जी, एक ही आपको उदाहरण देना चाहता हूं, कल कोई मोहित खान बोलेगा समाजवादी पार्टी का दफ्तर वक्फ की प्रॉपर्टी है, कहां बैठेगा? इसीलिए ये मोहित के चक्कर में मत पड़िए, आप वक्फ प्रॉपर्टी में ट्रांसपेरेंसी आने दीजिए। आज बहुत बड़ा चार्ज आपने लगाया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी भी चाहिए और हम अपनी तरफ से भी करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि तमाम धर्मों में कोई ना कोई बॉडी है जो देखती है कि क्या चल रहा है। सिर्फ ऐसे अधिकार वक्फ बोर्ड को क्यों, जो सिखों को नहीं है, हिंदुओं को नहीं है, जैनियों को नहीं है, बौद्ध को नहीं है? यह सवाल पब्लिक में उठाया ही जाएगा। इस सवाल पर सिर्फ जवाब क्या इस तरह से दिया जाएगा कि यह पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, या इस बात की तह तक जाना पड़ेगा कि इतने सारे मुसलमानों को क्यों लाइफ का जो स्तर है वो उठाने को नहीं मिल रहा? क्यों वक्फ बोर्ड के पास जब इतनी प्रॉपर्टी है तो 200 करोड़ की इनकम क्यों? ये सवाल हम पूछते रहेंगे और इन सवालों के जवाब हम मांगते रहेंगे, क्योंकि पब्लिक सब जानना चाहती है। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम पैनलिस्ट को भी मेरा धन्यवाद।